नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया। भारतीय एवं यूरोपीय आयोग भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद गठित करने पर सहमत हुए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया। उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्वयं के परिवर्धन में सक्षम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ आशाजनक परिणाम दिखाए और भारत सरकार समरूप कार्बन ट्रेडिंग बाजार की योजना बना रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में संशोधन किया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को पहली बार वर्ष 2002 में रक्षा खरीद प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। ये सशस्त्र बलों के लिए सैन्य उपकरणों, प्रणालियों और प्लेटफॉर्म्स की समय पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में किए गए मुख्य संशोधनों की बात करें तो इसको कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा आधुनिकीकरण की। इसमें जो संशोधन किए गए हैं इसके तहत रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल की आधुनिकीकरण से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू स्तर पर ही की जाएगी, भले ही खरीद की प्रकृति कैसी भी हो। विदेशी उद्योग से रक्षा उपकरण या सोर्सिंग आयात केवल एक अपवाद के रूप में होना चाहिए। ये आयात रक्षा अधिग्रहण परिषद या रक्षा मंत्री की विशेष मंजूरी के बाद ही किया जाना चाहिए। वहीं दूसरा क्षेत्र है वित्तीय सुरक्षा उपाय। इन उपायों के तहत वित्तीय सुरक्षा उपायों को जारी रखते हुए भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। एक इंटीग्रिटी पैक्ट रिश्वत देने या प्राप्त करने पर रोक लगाता है और इसके उल्लंघन पर सरकार बैंक गारंटी को एनकैश कर सकती है। इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी की बजाय बयाना राशि जमा को बोली सुरक्षा राशि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से बयाना राशि जमा की आवश्यकता नहीं है। अगला क्षेत्र है नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए डीएपी 2020 की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स प्रक्रिया के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में योगदान करने में मदद मिलेगी। इस सरलीकरण के साथ स्वीकृति की आवश्यकता को प्रदान करने से लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करने तक में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा। और अन्य संशोधनों की बात करें तो देश में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और व्यापक आधार वाले स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। अब अधिग्रहण के मामलों में कुल ऑर्डर की मात्रा को शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं के बीच विभाजित किया जाएगा। जहां पर भी ऐसा व्यवहारिक लगेगा वहां ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा मेक 2 प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मेक 2 के तहत प्रोटोटाइप विकास चरण में उद्योग द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को शामिल किया गया है। अगली खबर द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। भारत और यूरोपीय संघ भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद गठित करने पर सहमत हुए हैं। ये परिषद दोनों पक्षों के बीच एक रणनीतिक समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करेगी। ये परिषद दोनों भागीदारों को व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मामले में सामने आई चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। साथ ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग को और बेहतर करेगी। भारत ने पहली बार किसी पक्ष के साथ इस तरह का समझौता किया है। वहीं ये यूरोपीय संघ के लिए ऐसा दूसरा समझौता है। EU वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ US-EU TTC समझौता कर चुका है। इस अनिश्चित वैश्विक रणनीतिक परिवेश में EU के साथ भारत की ऐसी साझेदारी भारत के बढ़ते राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। और आइए अब जानते हैं कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कैसे कार्य करेगी। ये भारत यूरोपीय संघ संबंधों को राजनीतिक स्तर का पर्यवेक्षण प्रदान करेगी। ये आर्थिक मतभेदों को दूर करके एक प्रारंभिक और व्यापक भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्तमान चुनौतियों और भू राजनीतिक परिस्थितियों
चुनौतियों से निपटने के लिए भारत यूरोपीय संघ को राजनीतिक रूप से सहयोगी बनाएगी। इसका एक उदाहरण हिंद प्रशांत क्षेत्र है। G20, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आपसी हितों के मुद्दों पर बेहतर समन्वय लाएगी। भारत यूरोपीय संघ संबंध। दोनों पक्षों के बीच संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक है। एक संगठन के रूप में यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2004 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2020 में इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अ रोड मैप टू 2025 को अपनाया गया था। वर्तमान समय में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को दिशा देने वाले कई कारक हैं। इनमें शामिल है बदलता भू राजनीतिक घटनाक्रम जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध, चीन का उदय, अफगानिस्तान से अमेरिका की निकासी आदि। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत और यूरोपीय यूनियन के हित एक समान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर विश्व व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए एक मुख्य मार्ग है और कोविड-19 के बाद एक नई विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है। यूरोपीय संघ उस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से दूर जाना चाहता है जो चीन पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में भारत इसके लिए सबसे स्वाभाविक सहयोगी के रूप में उभर सकता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द ही क्षय रोग और मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत में वर्ष 2015 से मलेरिया के मामलों में लगभग 86% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इसी अवधि में मलेरिया से होने वाली मौतों में लगभग 79% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इन सभी उपलब्धियों के बावजूद WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कुल मामलों में भारत का लगभग 83% और मौतों में लगभग 82% का योगदान था। मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मनुष्यों में मलेरिया के लिए 5 परजीवी प्रजातियां जिम्मेदार हैं। इनमें से 2 प्रजातियां हैं P. falciparum जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और P. vivax जो कि उप सहारा अफ्रीका के बाहर सबसे खतरनाक प्रजाति है। ऐसे में मलेरिया उन्मूलन के लिए कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP। इसके तहत 3 रोगों मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार के समापन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन फ्रेमवर्क 2016 से 2030 की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रणनीतिक योजना बनाई गई है। वर्ष 2030 तक मलेरिया की समाप्ति के लिए मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म है मेरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट यानी HBHI पहल की शुरुआत की है। अगली खबर सुभेद्य वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने ये निर्देश उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए हैं जहां सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी CISS यानी चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP 2.0 को तुरंत लागू करें। वर्तमान में केवल तमिलनाडु और दिल्ली ने ही CISS बच्चों के बचाव के लिए स्वयं की नीतियां बनाई हैं। पहचान, मान्यता या सामाजिक दर्जा नहीं होने की वजह से चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन बच्चों को अक्सर गुमनाम या अदृश्य माना जाता है। ये कई तरह के अभावों और अपराधों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होते हैं। शिक्षा के अधिकार के बावजूद वे अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। इन बच्चों पर बाल विवाह, लैंगिक अपराध, तस्करी आदि का जोखिम भी बना रहता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की पहलें। इसके तहत सबसे पहले पहचान करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल के अलावा इसने चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन बच्चों की पहचान में सहायता करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया है। सड़क पर रहने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या लगभग 1.5 लाख
लाख हैं, जबकि बाल स्वराज पोर्टल पर केवल 17,914 ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड किया गया है। वहीं बचाव और पुनर्वास के लिए एनसीपीसीआर ने सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 2.0 जारी की है। इसके द्वारा प्रक्रियाओं और उपायों को मजबूत किया गया है। इसके तहत निवारक उपायों की बात करें तो इसमें उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे बच्चों के परिवारों को प्रासंगिक योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसमें बच्चों के लिए स्कूल जाना सुनिश्चित किया गया है और उनके माता पिता के लिए आजीविका सुनिश्चित की जाती है। एनसीपीसीआर की मानक संचालन प्रक्रिया 2.0 की बात करें तो इसका लक्ष्य सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए अलग अलग पदाधिकारियों, संस्थानों या एजेंसियों के बीच समन्वय करना है। इसके मूल सिद्धांत के तहत बच्चे को उसके परिवार के नजरिए से देखा जाता है। ये सड़क पर रहने वाले बच्चों के परिवारों के लिए सहायता का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है। इसमें विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान, संस्थागत तंत्र, सामाजिक हस्तक्षेप और योजनाबद्ध लाभ शामिल हैं। ये बच्चों के सड़क पर होने के कारणों और अन्य मुख्य मुद्दों का समाधान करने में सहायक होते हैं। इसके तहत परिवार के साथ या परिवार के बिना रहने वाले दोनों तरह के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वयं के परिवर्धन में सक्षम मैसेंजर वैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। परीक्षणों के दौरान ये पाया गया है कि ARCT-154 वैक्सीन ने कथित तौर पर कोविड-19 के गंभीर मामलों और इससे होने वाली मौतों के खिलाफ 95% सुरक्षा प्रदान की है। वहीं कोविड संक्रमण के खिलाफ ये 55% सुरक्षा प्रदान करती है। ARCT-154 वैक्सीन का विकास आर्कटूरस थेरेपेटिक्स होल्डिंग्स ने किया है। ये यूएसए की कंपनी है। पारंपरिक वैक्सीन शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के कमजोर रूप को इंजेक्ट करती है। वहीं आरएनए वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए वायरस के जीन के हिस्से का उपयोग करती है। एक पारंपरिक mRNA वैक्सीन उस mRNA का उपयोग करती है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को एनकोड करता है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पारंपरिक mRNA वैक्सीन के उदाहरण हैं। mRNA वैक्सीन कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाने में मदद करती है। इससे वास्तविक संक्रमण होने पर मानव शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। स्वयं का परिवर्धन करने में सक्षम mRNA वैक्सीन पारंपरिक mRNA का सुधरा हुआ रूप है। ये वैक्सीन एंटीजन के अलावा 4 अतिरिक्त प्रोटीन को भी एनकोड करती है। ये एनकोड किए गए प्रोटीन एक बार कोशिका के अंदर प्रवेश करने पर आरएनए के मूल स्ट्रैंड की प्रतिकृति बनाने में मदद करते हैं। पारंपरिक mRNA वैक्सीन की तुलना में स्वयं का परिवर्धन करने में सक्षम mRNA वैक्सीन के कई लाभ हैं, जैसे कि इन्हें भंडारित करना आसान है। आरएनए टीके की खुराक को कम करती है और ये वैक्सीन की लागत को कम करती है। आरएनए वैक्सीन के लाभ ये हैं कि ये सुरक्षित और गैर संक्रामक है, क्योंकि ये न तो रोगजनक कणों से बनी है और न ही निष्क्रिय रोगजनकों से। ये एक मजबूत प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकती है। इस वैक्सीन का तीव्र उत्पादन संभव है। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। भारत सरकार समरूप कार्बन ट्रेडिंग बाजार की योजना बना रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार एक कार्बन ट्रेडिंग योजना के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है। ये योजना सभी मौजूदा व्यापार योग्य सर्टिफिकेट्स को शामिल कर लेगी। भारत कार्बन क्रेडिट्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस तरह की योजना ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं और उत्सर्जन में कमी के लिए वित्त पोषण का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है। कार्बन ट्रेडिंग परमिट और क्रेडिट खरीदने और बेचने की एक बाजार आधारित प्रणाली है। ये परमिट धारण करने वाले को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की अनुमति देती है। इस व्यवस्था में विद्युत उद्योग, मोटर वाहन और हवाई यात्रा सहित कार्बन के महत्वपूर्ण स्रोतों से उत्सर्जन की अधिकतम अनुमत मात्रा या सीमा निर्धारित की जाती है और सरकारें इस अनुमत सीमा तक परमिट जारी करती हैं। यदि कोई कंपनी अपने स्तर पर कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाती है तो वो अधिशेष परमिट्स का कार्बन मार्केट में व्यापार करके नकदी प्राप्त कर सकती है। यदि वो कंपनी अपने उत्सर्जन को सीमित करने में सक्षम नहीं है तो उसे अतिरिक्त परमिट्स खरीदने पड़ सकते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का एक तंत्र है। पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 में एक नया कार्बन बाजार स्थापित करने से संबंधित प्रावधानों का भी वर्णन किया गया है। इस कार्बन ट्रेडिंग के लाभों की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। खर्चीले प्रत्यक्ष विनियमों को लागू करने की तुलना में इसे लागू करना बहुत आसान है। इसके अलावा कुछ अन्य और भी तंत्र हैं, जैसे कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी कि पैट योजना। ये एक बाजार आधारित तंत्र है। ये अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में ऊर्जा के उपभोग को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर बल देता है।
वहीं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के तहत ये एक अन्य बाजार आधारित तंत्र है। ये राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता में मौजूद असंतुलन को दूर करता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। श्रम बल भागीदारी 6 वर्षों में 46% से घटकर 40% हो गई। ये निष्कर्ष एक स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा का हिस्सा है। इसके निष्कर्षों में और भी कई बातें कही गई हैं, जैसे कि वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के बीच समग्र श्रम बल भागीदारी दर 46% से गिरकर 40% हो गई है। भारत का श्रम बल इन 6 वर्षों में लगभग 44 करोड़ 50 लाख से घटकर 43 करोड़ 50 लाख रह गया है। वहीं श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो ये वर्ष 2015-16 के 15% से घटकर वर्ष 2021-22 में 9.2% हो गई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। भागीदारी दर में कमी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखी गई है। कानूनी रूप से कार्यशील आयु वर्ग के 90 करोड़ से अधिक भारतीय नौकरी करना नहीं चाहते हैं। अगली खबर है उन्नत भारत अभियान यूबीए। उन्नत भारत अभियान 2.0 के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। यूबीए शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और सतत ग्राम क्लस्टर्स के स्वदेशी विकास में देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल करना है। हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र मानव विकास और भौतिक विकास हैं, यानी कि आर्थिक विकास। यूबीए 1.0 एक तरह से इन्विटेशन मोड था। इसमें भाग लेने वाले संस्थानों को यूबीए का एक हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि यूबीए 2.0 चैलेंज मोड है, जहां सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए कम से कम 5 गांवों को स्वेच्छा से गोद लेना जरूरी है। आईआईटी दिल्ली यूबीए का राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान है। वर्ष 2021 में भारत तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश था। ये निष्कर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों का हिस्सा है। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। इसके मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया है कि वैश्विक सैन्य व्यय में वर्ष 2021 में भी वृद्धि जारी रही थी। ये महामारी जनित आर्थिक गिरावट के बावजूद $2.1 ट्रिलियन के अभी तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 5 देश हैं अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस। अकेले अमेरिका और चीन ने 52% व्यय किया है। चिनाब नदी। हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर में चिनाब नदी पर रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जताई है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी में चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी का उद्गम बारलाचला दर्रे से होता है। ये जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में प्रवेश करने से पहले पांगी घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पांगी घाटी पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से होते हुए ये पाकिस्तान के सियालकोट में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झेलम, रावी और सतलुज नदियां चिनाब में मिलकर पंजनद नदी बनाती हैं। सिंधु नदी से मिलने के बाद ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। फॉर्मूला 1 के मैक्स वेरस्टेपेन को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और एलन थॉम्पसन हेरा को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इसके वार्षिक आयोजन में वर्ष के दौरान खेलों में सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणादायक जीत को सम्मान प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड के कार्य को प्रदर्शित करता है। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों स्पोर्ट्स विमेन, स्पोर्ट्समैन, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन में दिया जाता है। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स वर्ष 2000 में इसके प्रथम विजेता थे। विजेता सूची में टेनिस खिलाड़ी 11 बार, एथलीट 4 बार और फॉर्मूला 1 ड्राइवर का 4 बार वर्चस्व रहा है। ये पुरस्कार अधिकतम 6 बार रोजर फेडरर को मिला है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। बाबू वीर कुंवर सिंह। ये वीर कुंवर सिंह के नाम से लोकप्रिय थे। इनका जन्म जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश में हुआ था। जगदीशपुर वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने आरा, आजमगढ़, कानपुर, बलिया आदि में अंग्रेजों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी थी। इनके जीवन के नैतिक मूल्य थे मृदुभाषी, साहस, त्याग और नेतृत्व कौशल।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान से दागा गया एक प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल हथियार इजराइल के एक खुले क्षेत्र में जा गिरा। लेबनान की स्थिति की बात करें तो इसके पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में इजराइल तथा पूर्व और उत्तर में सीरिया स्थित है। इसका उच्चतम बिंदु कुर्नत एस सवदा है और निम्नतम बिंदु भूमध्य सागर है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रो फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। फ्रांस के उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली तथा दक्षिण में भूमध्य सागर, मोनाको, स्पेन और अंडोरा स्थित हैं। इसकी समुद्री सीमाएं यूनाइटेड किंगडम के साथ लगती हैं। सीमावर्ती जल निकायों की बात करें तो इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल और उत्तर में उत्तरी सागर है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लॉयर। फ्रांस के उत्तर पूर्व में राइन नदी बहती है। ये जर्मनी के साथ इसकी सीमा बनाती है और फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट ब्लांक। और अंत में एक जानकारी जुड़ी है पिछले अंक की खबर इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में। अपडेटेड जानकारी ये है कि कच्चे पाम ऑयल के शिपमेंट को निर्यात प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा, जबकि उस खबर में हमने ये कहा था कि इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया घरेलू स्तर पर पाम ऑयल की कमी का सामना कर रहा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।